गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका पेज नंबर 62 से हमें स्टार्ट करना है। नोटेबल ट्रेंड पे हमने अपनी लास्ट क्लास को छोड़ा था, तो नोटेबल ट्रेंड से आगे कंटिन्यू करते हैं। नोटेबल ट्रेंड पढ़नी है हम लोगों को अपने म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस सेक्टर की, उसी के आगे कि उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए थे, कब कब क्या क्या हुआ था। सो इसके नोटेबल ट्रेंड का फर्स्ट पॉइंट आइए चेक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या होते हैं? नोटेबल ट्रेंड बोले तो ऐसे ट्रेंड जिनको नोट किया जाना चाहिए, मतलब जो इंपॉर्टेंट हुआ था, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री। सो न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स लाइक बैंक एश्योरेंस, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, बैंक एश्योरेंस आएगा यहाँ पर। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, NBFCs हैव वाइडेंड द रीच एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट। क्या बोलता है यहाँ पर, जब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बने थे, लाइक बैंक्स ने अपना इंश्योरेंस देना स्टार्ट किया था, अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर बैंक्स ने आपको एश्योरिटी देनी स्टार्ट की। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट होने लगी चीज़ें, ऑनलाइन मार्केट में ट्रेंड आया। अब आप इंश्योरेंस खरीदने के लिए ऑनलाइन पॉलिसीज जा सकते हो, ऑनलाइन मार्केट पर अप्रोच कर सकते हो। सिमिलरली NBFCs के बिजनेस बढ़े। NBFC क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। क्या ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपको फाइनेंशियली हेल्प करती Yes, हैं? ma'am. क्या ये बैंकिंग कंपनीज No, भी होती हैं? ma'am. क्या ये डिपॉजिट्स लेती हैं? यस मैम। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल नहीं, नहीं, ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंटिटी होती है जो हम लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करती है। और जनरली इनके अंदर क्या क्या इन्होंने अपनी रीच को बढ़ाया, यानी कि पब्लिक एट लार्ज के पास ये जाती है ताकि उन लोगों का हेल्प कर सके, बेनिफिट कर सके। आगे क्या है? फर्म्स हैव टाइड अप विद लोकल NGOs टू टारगेट ल्यूक्रेटिव रूरल मार्केट्स। क्या बोलते हैं कि जो फर्म्स होती हैं कुछ, उन्होंने क्या किया, NGOs के साथ टाई अप किया। NGOs बोले तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके रूरल एरियाज में बने हैं, उनको टारगेट किया ताकि वो ल्यूक्रेटिव मार्केट तक, ल्यूक्रेटिव होता है आकर्षित करने वाली मार्केट, जो रूरल मार्केट है जिसके अंदर पोटेंशियल होता है बट वहाँ पर सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती, तो वहाँ अपने सर्विसेज को पूरा करने के लिए, वहाँ अपने सर्विसेज देने के लिए इन लोगों ने NGOs के साथ टाई अप किया ताकि उस NGO वाले एरिया में अपनी सर्विसेज पहुँचा सके। आगे क्या इन्होंने? इन अक्टूबर 2018 इंडियन ई-कॉमर्स मेजर फ्लिपकार्ट एंटर्ड द इंश्योरेंस स्पेस इन द पार्टनरशिप विद बजाज अलायंस टू ऑफर मोबाइल इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं कि अब ई-कॉमर्स इस हद तक बढ़ चुका है, अपने फ़ोन पर ही पॉलिसीज़ को चेक करके ना अपना इंश्योरेंस ले सकते हो। तो अक्टूबर 2018 में क्या हुआ कि जो फ्लिपकार्ट है वो इंश्योरेंस के अंदर एंटर हुआ, उसने बजाज अलायंस के साथ अपना टाई अप किया और उसके बाद इंश्योरेंस को आपके मोबाइल तक पहुँचाया। नेक्स्ट है अमेजन इंडिया इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू एंटर इनटू द इंश्योरेंस मार्केट एज एन एंजल। अमेजन भी प्लानिंग कर रहे हैं इंश्योरेंस मार्केट में आने के लिए और बहुत जल्द आएगा भी। और क्या बोलते हैं? इन सितंबर 2018 इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ऑल्सो पार्टनर्ड विद बजाज अलायंस टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट। जो IPPB बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, एक बड़े चीप रेट के ऊपर ही आपको अकाउंट देता है, जीरो बैलेंस अकाउंट आपको खुलवाने की फैसिलिटी देता है। तो इसने भी क्या किया, आपने बजाज के साथ टाई अप कर लिया, पार्टनरशिप कर ली, जिससे कि ये अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग एरियाज़ में पहुंचाया जाए। IPPB जो फेमस है बैंक, वो अपने रूरल एरियाज़ की वजह से फेमस है। ज़्यादातर ये बैंक रूरल एरियाज़ को टारगेट करता है या ऐसे लोगों को टारगेट करता है जिनका जो सेविंग इनकम है वो बहुत ही लो है, बहुत कम पैसा वो जमा कराते हैं, उन लोगों को ज़्यादा टारगेट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ओवर द ईयर शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट हैज़ ग्रोन फ्रॉम अराउंड 2% टू फाइनेंशियल ईयर 3 to 31.8% इन द फाइनेंशियल ईयर 19। क्या बोलता है कि प्राइवेट सेक्टर का अगर मैं देखूं ग्रोथ कितना हुआ, तो थर्ड फाइनेंशियल ईयर से मैं चेक करूं तो 2% की ग्रोथ बढ़ गई है। कहाँ तक? 31.8% तक। कौन से फाइनेंशियल ईयर में? फाइनेंशियल ईयर 19 के अंदर, यानी कि अप टू सितंबर 2018 की बात बता रहे हैं। तो इतना चेंज इसके अंदर आया है, इसकी परसेंटेज में इतना ग्रो किया है इंश्योरेंस सेगमेंट में। आगे है इन द नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट। नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट मतलब जनरल इंश्योरेंस सेगमेंट, जहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज टू 55.70%, 55.70% पे आ चुका है। और जो कि फाइनेंशियल ईयर 4 में कहाँ तक था? 14.5%, यानी कि इसमें जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 14.5 टू 55.7। कौन से सेक्टर में? नॉन लाइफ इंश्योरेंस। पिछला कौन से सेक्टर में था? लाइफ इंश्योरेंस। आगे है द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर हैज़ विटनेस द लॉन्च ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट सच एज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। तो इन्होंने बोला था, इन्होंने इस तरह की कुछ चीज़ें बनाई, यानी कि उन्होंने छोटी छोटी यूनिट्स बनाई, जैसे हमारे शेयर्स बिकते हैं ना, तो वैसे इन्होंने छोटी छोटी यूनिट्स बनाई। तो यूनिट्स लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, छोटी छोटी यूनिट आप खरीदोगे तो उसके साथ पर्टिकुलर इंश्योरेंस मिलेगा। जैसे कि हम कोई भी चीज़ बुक कराते हैं, कई बार टिकट्स बुक कराते हैं, उसके साथ इंश्योरेंस प्लान हमें मिलता है। एयरप्लेन बुक कराते हैं, कुछ छोटा सा अमाउंट देकर इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो वो क्या है, उन्होंने यूनिट लिंक्ड
कोई भी यूनिट बेचते हो आप उससे लिंक कर दिया अपने इंश्योरेंस प्लान को। तो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है जब आप पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के साथ अपना इंश्योरेंस प्लान बेच सकते हो। ज़रूरी थोड़ी सबके साथ हादसा होता है। जरूरी होता है मैं बोले ना, नहीं, ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो लो चाहो तो ना लो। जब आप पेमेंट करते हो ना, जैसे आपने मान लो टिकट बुक कराई है, चाहे आपने फ्लाइट की टिकट या आजकल तो रेलवेज़ के साथ भी है, चाहे रेलवेज़ की बुक करा लो, नीचे ऑप्शन आता है कि क्या आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो। आजकल तो ओला उबर में भी आने लगा है कहीं कहीं लॉन्ग जर्नी के ऊपर। लो या ना लो आपकी मर्जी है। ताकि कुछ होए तो फिर वो कुछ शायद मूवीज़ टिकट में भी था, एक दो बार देखा था मैंने मूवीज़ टिकट बुक करते हुए, तो वहाँ पर भी आता है। मतलब ये ऑप्शनल होता है कंप्लीट, वो प्लान अपना बेचता है, सामने वाले की मर्जी है लो या ना लो। कुछ पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज होता है, लाइक 1 रुपी 2 रुपी 10 रुपी, इतना अमाउंट होता है, बस ज़्यादा नहीं होता। आगे क्या बोलते हैं, अदर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैव ऑल्सो बीन कस्टमाइज्ड टू मीट स्पेसिफिक नीड्स ऑफ इंडियन कस्टमर। और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है मतलब उसको कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई करने की कोशिश की गई कि कस्टमर को क्या चाहिए। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है, अब फॉरफिट नहीं होगा ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, मतलब आपका जो अमाउंट है वो सम अप होता रहेगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको मिल जाएगा। अगर आप उस टाइम पे मरते नहीं हो, जिंदा रहते हो, तो आपको जिंदा रहते हुए भी अपना अमाउंट रिसीव हो जाएगा। लाइक पहले क्या होते थे, आपने जमा कराया, अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो वो सारा अमाउंट गायब। लेकिन अब क्या होता है कि वो सेव होता रहता है, साथ में डिपॉजिट होता रहता है काइंड ऑफ। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या तो वो मैच्योर हो जाएगा या फिर वो एक्टिव हो जाएगा। अगर आपकी डेथ होगी, आप स्विच ऑफ होगे तभी वो एक्टिव होगा। अब इसके लिए आपका स्विच ऑफ होना ज़रूरी नहीं है। तो धीरे धीरे प्लान्स के अंदर चेंज आने लगा, क्योंकि लोग कोशिश करने लगे ना कि लोग हमारा प्रोडक्ट परचेज क्यों नहीं कर रहे, मैं पॉलिसी बेचने की इतनी ट्राई कर रहा हूँ, कोई खरीदता क्यों नहीं मेरी पॉलिसी। उन्हें लगा कि पता नहीं नुकसान होगा कि नहीं होगा, लेकिन इतना सारा प्रीमियम हम तो नहीं भर सकते। तो कुछ ना कुछ चेंजेस लाए गए उसके अंदर। अभी और क्या चेंजेस लाए गए, जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको इंश्योरेबल नहीं मानते, लाइक ब्यूटी। हमारे लिए ब्यूटी क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर वहीं कोई मॉडल है, हीरोइन है, एक्ट्रेस है, उसके लिए तो उसकी ब्यूटी सब कुछ है। अगर ब्यूटी खत्म तो उसकी एसेट खत्म, करियर खत्म, सब कुछ खत्म। तो देखा गया कि लोगों को क्या क्या इंश्योरेंस करवाने की ज़रूरत है। हेल्थ इंश्योरेंस होता है, क्या ब्यूटी हो सकता है, मराइन इंश्योरेंस होता है, क्या मराइन हो सकता था पहले। तो इस तरह की चीज़ों को धीरे धीरे ब्यूटी होता है फैशन इंडस्ट्री के अंदर। In September 2018, HDFC Ergo launched e-Secure in cyber insurance policy for the individuals. HDFC ने HDFC Ergo लॉन्च किया ताकि उसका जो साइबर पॉलिसी वो बेचता है, यानी कि ऑनलाइन जो पॉलिसी बेचता है, उसकी सिक्योरिटी चेक कर सके। Large insurance continued to expand, focusing on cost rationalization and aligning business models to realize reported embedded value and generate value from future business rather than focus on the present profit. क्या बोलते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने कुछ इस तरह की कोशिश की कि हम लोग जो वैल्यू लगाते हैं ना, वो हमें लंबे टाइम तक रिटर्न मिले। यानी कि एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म विजन और एक होता है हम लोगों का लॉन्ग टर्म विजन। तो मोस्ट जो इंश्योरेंस कंपनी थी उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन की तरफ ध्यान दिया रेदर देन ऑन द करंट टाइम प्रॉफिट। In January 2019, online insurance distribution platform Turtlemint raised $25 million in the funding. तो क्या बोला कि जो ऑनलाइन इंश्योरेंस की वजह से एक टर्टलमेंट नाम की एक कंपनी है जिन्होंने रेज किया $25 मिलियन का फंड ताकि वो इंश्योरेंस सेक्टर में लगा सके। As of November 2018, HDFC Ergo is advanced talk to acquire Apollo Munich Health Insurance at a valuation of around 2600 करोड़। यानी कि उन लोगों ने HDFC Ergo ने एक्वायर कर लिया अपोलो म्यूनिक हेल्थ को। अपोलो की जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसको एक्वायर कर लिया। किस वैल्यूएशन पे एक्वायर किया, दैट इज 2600 करोड़। ठीक है, इसके अंदर जो अभी तक हमने पढ़ा था ना, म्यूचुअल एंड इंश्योरेंस सेक्टर कैसे कैसे आया, कैसे कैसे नहीं आया, इसके अंदर बेसिक जो आपको लर्न करने वाली बात है वो ये है कि जो इसके नेशनल कंपनी थी LIC थी, और उसके बाद जो री इंश्योरेंस कंपनी थी, वो दोनों का पॉइंट थोड़ा याद रखना कि वो कब आया था, उनका जो परसेंटेज है वो कब बढ़ा था। GIC कब आई थी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, कौन सी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस के लिए थी, कौन सी कंपनी नॉन लाइफ इंश्योरेंस के लिए थी, ये मेजर लर्न करने वाला पॉइंट है। कौन कौन से सेक्टर्स हैं, जैसे IRDA है, LIC है, GIC है, इनके एक्ट कब पास हुए थे, ये मेजर लर्न करने वाला है। बाकी ये जो परसेंटेज वगैरह है कि कब कौन सी परसेंटेज इंक्रीज हुई, क्या इंक्रीज हुई, एक बार रीडिंग ले लेना, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ऐसा कुछ है। मेनली तो मैम ये लर्न ही करने वाला है, ये सारा लर्न करने वाला है। ये पूरा चैप्टर जो समझाने वाला था वो मैं तुम्हें फर्स्ट 2 लेक्चर्स पे करवा चुकी हूँ। बाकी जो पूरा चैप्टर है वो लर्न करने वाला है। इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट कम आएंगे, लर्निंग पॉइंट ज़्यादा आएंगे आगे जो पेंडिंग है हमारा। तभी तो अभी पेंडिंग चल रहा है। लर्निंग के लिए दिया था मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर, जैसे उसका नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स का,
वैसे ही इसका भी लर्निंग का देने वाला है, लेकिन इसका थोड़ा सा समझाना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें अटपटी हो सकती है इसमें। ठीक है, चलिए जी। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, क्या होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक एंड द प्राइवेट सेक्टर बैंक? पब्लिक सेक्टर बैंक जो पब्लिक ने खोले यानी कि गवर्नमेंट ने खोले, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो प्राइवेट लोगों की बैंक है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम अपने पब्लिक सेक्टर बैंक से। क्या बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक कब से चलता आ रहा होगा? ब्रिटिश ईरा से, बहुत पुराना है पब्लिक सेक्टर बैंक। सो द बैंकिंग सेक्टर वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश ईरा। क्या ब्रिटिशर से पहले हमारे पास बैंक्स नहीं होते थे? वो तो बार्टर सिस्टम था, पहले बैंक्स नहीं होते थे। मतलब जब ब्रिटिशर्स आए ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हमारे यहाँ पे कोई बैंक नहीं था। होगा मैम, होगा या था? थे मैम। थे। कुछ एग्जाम्पल याद है? +2 में आया था ये तुम्हारे +1 +2 के बिजनेस में। +1 +2 के बिजनेस में आया था कि जब बैंक्स का एवोल्यूशन हुआ था तो वो कैसे हुआ था। याद करो धुंधला धुंधला +1 +2 की बिजनेस। अरे यार तुम तो अभी पढ़ के आए हो +1 +2 की बिजनेस, मैंने कितने साल पहले पढ़ी थी। नहीं था। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर आता है और इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस या फिर आता है ना, तो उसके अंदर आता है इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ऐसा कुछ टॉपिक होता है। हाँ ये टॉपिक अब इतने डिटेलिंग के बाद तो मना मत करो, ये तो फिर वो वाली बात हो जाएगी कि अभी +2 की बुक कहीं ना कहीं से अरेंज करके लानी पड़ेगी +1 +2 की। आई थिंक था भी +1 में था शायद, आई थिंक चलो जी। जो बैंक्स का एवोल्यूशन हुआ था वो हुआ था कुछ इस तरीके से कि हमारे पास ब्रिटिशर से पहले भी हम काम करते थे, बट उस टाइम रेगुलेटेड बैंक नहीं होते थे, मतलब कोई अथॉरिटी नहीं थी जो उन्हें रेगुलेट करते थे, साहूकार लोग होते थे जिसे हम इंडिजीनियस बैंकर कहते थे। नाम याद आया? आशा जी याद आया? पीयूष कुछ याद आया? धुंधला धुंधला मिट्टी हटी उसकी 11th में था ना, मैं वही कह रही थी +1 या +2 में से किसी एक में था। अब मुझे क्लियरली याद नहीं है कि कहाँ पढ़ा था मैंने, बट पढ़ा था। +1 में होगा, ये तो मैं कह रही हूँ कि +1 या +2 किसी एक में था। +2 में तो पूरी मैनेजमेंट ही। हाँ चलो जी, उस टाइम होते थे हमारे पास इंडिजीनियस बैंकर। इंडिजीनियस बैंकर वो होते थे जो पर्सनल साहूकार टाइप के लोग होते हैं, जो आपका पैसा रख भी लेते हैं और जो आपको पैसा दे भी देते हैं। वो जनरली अपने नॉन लोगों को ही देते थे जिनसे उन्हें उम्मीद होती थी कि भाई पैसा वापस आ जाएगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते थे। तो अपना तो लाइफ पे चलता है। एक काम करूँ, बाहर से फैन ऑफ कर दूँ, जो ऑफिस ऐप लिखा होगा ना वो है फैन वाला। चलो जी, तो इंडिजीनियस बैंकर को छोड़ देते हैं, हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं वो। द बैंकिंग सेक्टर वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश ईरा। ब्रिटिश के राज के अंदर आया था हमारा बैंकिंग सेक्टर। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप 3 बैंक्स, 3 बैंक उन्होंने सेटअप किए थे। पहला है बैंक ऑफ बंगाल जो उन्होंने खोला 1809 में, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे जो खोला 1840 में, देन बैंक ऑफ मद्रास जो खोला इन्होंने 1843 में। उसके बाद इन 3 बैंकों को मर्ज करके इसका नाम क्या रखा गया? इंपीरियल बैंक। कोई बता सकता है कि आज इंपीरियल बैंक को क्या कहा जाता है? शायद हमने डिस्कस किया था, शायद, मुझे क्लियरली याद नहीं है कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि नहीं, बट जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने शायद बताया होगा आपको। बिल्कुल, SBI बैंक। तो इंपीरियल बैंक को करंटली बोला जाता है SBI, विच वॉज टेकन ओवर बाय द SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया in 1955. The Reserve Bank of India was established in 1935, followed by the Punjab National Bank, Bank of India, Canara Bank and the Indian Bank. उसके बाद RBI एस्टैब्लिश हुआ 35 में। उसके बाद कौन कौन आए? PNB आए, कैनरा आया, इंडियन आया। ठीक है जी। देन क्या बोलता है? जुलाई 1969। अब इस डेट को क्या हुआ? Was an important date in the history of Indian banking, as it is on the date on the 14 major scheduled commercial bank have deposited of more than INR 50 crore were nationalized. यहाँ पर जो 14 बैंक्स थे उनको नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज किया मतलब गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया। और इन 14 बैंक्स का नाम दिया हुआ है, क्या क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, कंटिन्यू करो,
पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एंड बैंक ऑफ द इंडिया। इन सभी बैंक को इसने कर दिया नेशनलाइज। नेशनलाइज करे बोले तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के अंडर ले लिया। कब लिया? ऑन जुलाई 1969। आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ? 1 अप्रैल 1935। ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कौन कौन से बैंक आते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एसबीआई में, हाँ एसबीआई में। पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा अच्छा, आज भी एसबीआई और पीएनबी अलग अलग है। हाँ, सारे गवर्नमेंट्स बैंक आते होंगे। पीएनबी सेकंड लार्जेस्ट है, एसबीआई First फर्स्ट लार्जेस्ट। अभी तो पढ़े तीन, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तो यही आते हैं। ये मर्ज हुए थे इम्पीरियल के अंदर। में, और इम्पीरियल फिर बाद में Imperial टेक ओवर SBI किया में गया है। एसबीआई के अंदर। ठीक है, चलिए। So subsequently, some private banks were observed to suffer from governance problem. क्या बोलते थे कि कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिनको प्रॉब्लम थी कि मतलब हमारे पास ना अच्छे से गवर्न नहीं हो पा रहा। गवर्न नहीं हो रहा मतलब हमारे अफेयर्स का ढंग से काम हो नहीं पा रहा। सो फर्दर देयर वाज अ नीड टू एड्रेस द नीड ऑफ क्रेडिट डिलीवरी इन ग्रेटर मेजर। तो क्या बोलते हैं कि कुछ प्राइवेट बैंक्स ऐसे थे जिन्हें गवर्नेंस प्रॉब्लम होती थी। गवर्न करना होता है मतलब किसी के अफेयर्स को कंट्रोल करना या उसको सही रूप से चलाना। तो उस टाइम पे प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस ना होने की वजह से या प्रॉपर एक डायरेक्शन ना होने की वजह से उन्हें दिक्कत आती थी गवर्नेंस की। सो फर्दर देयर वाज अ नीड टू एड्रेस द नीड ऑफ क्रेडिट डिलीवरी इन ग्रेडेड मेजर। क्या बोलता है कि वहाँ पर एक नीड भी थी। नीड मतलब एक ज़रूरत थी, क्या चीज़ की? क्रेडिट डिलीवरी की। कि वहाँ पर जो पैसा दिया जाता है सामने, क्रेडिट डिलीवर किया जाता है, उसको सही रूप से किया जाए। So in second wave of nationalization, 6 banks were, that was Andhra Bank, Corporation Bank, New Bank of India, Oriental Bank of Commerce, Punjab and Sindh Bank and the Vijaya Bank. इन लोगों को किया गया नेशनलाइज विद डिपॉजिट लाइबिलिटी ऑफ ₹200 करोड़ एंड अबव वर नेशनलाइज्ड इन अप्रैल 1980। क्या बोलता है कि इनकी जो डिपॉजिट लाइबिलिटी थी उससे, यानी कि जो इन्होंने डिपॉजिट लिया हुआ था वो था 200 करोड़ रुपए तक का, और इनको भी नेशनलाइज किया गया। So with the nationalize of these 6 banks, the number of public sector banks included State Bank of India and its associate bank rose to 28 in April 1980। यानी कि जितने इन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर बैंक खोले और जिनको इन्होंने नेशनलाइज किया, सारों की अगर मैं लिमिट काउंट करूँ तो 28 बैंक हो गए थे 1980 तक। जो ये 6 बैंक नेशनलाइज हुए ये भी कब हुए थे? 1980 में। ठीक है जी। तो नेशनलाइज के बाद क्या हुआ, इन्होंने सारी चीज़ों को अपने अंदर मिलाना स्टार्ट कर दिया। आगे क्या बोलता है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स। 5 डिकेड्स बोले तो पिछले 5 साल या 50 साल? 50 साल। डिकेड्स आ गया, 50 साल। तो क्या बोलता है कि जो पीएसबीज हैं उन्होंने सिग्निफिकेंट रोल निभाया किस चीज़ के अंदर? डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में। ये कंट्री को अच्छे से डेवलप करना है पिछले 50 सालों में। They have rapidly expanded their branch network, extended credit to crucial segments such as large industries, MSCs, trade, retail, and participated wholeheartedly in the government's financial inclusion efforts। तो इन्होंने क्या किया, अपना इनका मेन बिजनेस क्या होता है बैंक्स का? डिपॉजिट लेना, लोन देना। तो वही इन्होंने काम किया, क्रेडिट एक्सटेंड किया बहुत सारे सेगमेंट्स को, जैसे कि जो एमएसएमई सेक्टर हो गए, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गई, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हो गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हो गई, एग्रीकल्चर, ट्रेडिंग बिजनेस, रिटेलिंग बिजनेस, होल हार्टेडली इन्होंने गवर्नमेंट के सभी जो भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने चलाए थे गवर्नमेंट ने, उन सभी की हेल्प की। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, डिस्पाइट द ओपनिंग अप ऑफ द प्राइवेट सेक्टर टू द प्राइवेट एंटिटी इन अर्ली 1990s। धीरे धीरे क्या हुआ, गवर्नमेंट को जब लगने लगा कि यार मैंने सब कुछ नेशनलाइज कर तो लिया बट संभल नहीं रहा, बर्डन ज़्यादा हो गया, तो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को खोला उन्होंने। तो 1990s में, अच्छा कोई पॉलिसी आई थी 1990s में, ये तो सबको पता है, आर्ट्स वालों को भी और कॉमर्स वालों को भी। 1990s में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी उसके अंदर 1990s के टेन्योर के अंदर। तो जहां पर एलपीजी रिकॉग्नाइज हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी का पी उठा लो, पी ने क्या किया था? प्राइवेटाइजेशन किया था, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर्स को प्राइवेट मार्केट के लिए ओपन कर दिया था। तो यही बोल रहा है, ओपनिंग अप ऑफ सेक्टर टू द प्राइवेट एंटिटीज। PSBs remain formidable players. This is understood by the fact that their market share in overall bank credit and the overall bank deposit was at 63.2% and 66.9% respectively at the end of financial year
18। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो इनके बैंक्स की जो फैसिलिटीज़ थी, जो इनके बैंक्स की जो क्या बोलते हैं मार्केट वैल्यू थी, शेयर्स थे, तो वो ओवरऑल क्रेडिट एंड ओवरऑल बैंक डिपॉजिट का परसेंटेज बता रहा है कि वो क्या क्या परसेंटेज रहा था। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल बैंक क्रेडिट की तो वो था 63.2% पे, और ओवरऑल बैंक डिपॉजिट की मैं बात करूँ तो वो था 66.9 पे, यानी कि डिपॉजिट परसेंटेज था 66.9, जो लोन दिया हुआ था वो कितना था 3.2। पहले लोन वाला है देन डिपॉजिट वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, दो देयर मार्केट शेयर कम डाउन ओवर द ईयर्स पीएसबी में रीगेन सम और मोस्ट ऑफ इट। क्या बोलते हैं कि उनके जो रेट्स थे वो भले ही धीरे धीरे आ रहे थे नीचे, क्योंकि नेशनलाइज हुआ तो बर्डन ज़्यादा हो गया, इतना बर्डन वो झेल नहीं पाए, तो इसीलिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को खोला था। अब प्राइवेट सेक्टर को खोल तो दिया उन्होंने, प्राइवेट सेक्टर को क्या पावर देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, पावर देनी पड़ेगी, तो हर चीज़ों को बिल्कुल लिबरल करना पड़ेगा। तो लिबरलाइजेशन के बाद इन्होंने क्या हुआ, so they are now through the recognition of bad loans are taking to recover them. Further, they have tightened the loan origination process and put in the place monitoring mechanism to ensure that new loan doesn't go off kilter. Moreover, the government is continuously pumping in capital to nurse them back to health and pushing for the consolidation. इस पैराग्राफ में बता रहा है कि why we need privatization. ये बोलते हैं कि एग्जिस्टिंग बैंक्स के पास लोन इतना हो गया था, सर पे लोन चढ़ा हुआ था, हालत ख़राब हो चुकी थी, अब उस हालत को ठीक करना था। उस हालत को ठीक करने के लिए इन्हें पैसा चाहिए था, पैसा डाले जा रहे थे बिजनेस में ताकि जो ये है उसको नर्स कर सके मतलब ठीक कर सके हमारे बैंक्स की सिचुएशन को। फिर भी कितना पैसा डालेगी गवर्नमेंट, लॉस मेकिंग एंटिटी तो लॉस में ही रहेगी। अब उसको प्रॉफिट में डालने के लिए उन्होंने उसको प्राइवेटाइज किया। सो वाइल सम PSBs सच एज SBI, PNB एंड कैनरा बैंक and lumbering giants, they didn't cut bulk when it was a time to adapt to changes in the financial system and customer requirement, embracing retail banking and technology with Justo. क्या बोलते हैं कि कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऐसे थे, जैसे ब्रैकेट में नाम दिया हुआ है SBI हो गया, PNB हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ये बड़े बड़े बैंक्स थे, लंबर जिएंट थे, तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जब उन्हें मार्केट में चेंज को एक्सेप्ट करना था। धीरे धीरे जैसे फाइनेंशियल सिस्टम चेंज हुआ तो इन लोगों के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आई। रिगार्डिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट, एम्ब्रेसिंग रिटेल, तभी तो आज के टाइम पर भी एक ऐसे बैंक है, लार्जेस्ट बैंक्स हैं। So a recent drastic initiative of government of India is going to change the scenario of public sector banks. क्या बोलते हैं कि अभी एक ड्रास्टिक चेंज आया है क्या? As a banking reform measure, 10 public sector banks will be merged into the 4 entity. This would take the number of banks in the country from 27 in 2017 to the 12. जो मेजर बैंक्स आए थे हमारे पास मर्जर हुआ था, 27 से 12 रह गए थे। So this bank merger and one the already carried out will lead to the creation of big banks with an enhanced capacity to give credit. ठीक है, इस चीज़ को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि हमने पूरा पढ़ लिया था जो मर्जर हुआ था, इसके रीजंस क्या थे। आगे आ जाओ। तो बैंक हैव चूजन फॉर मर्जर ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर इज नो डिसरप्शन इन द बैंकिंग सर्विसेज। ये बोलते हैं कि हमारी सर्विसेज में कोई चेंज नहीं आएगा, हम लोगों का जो भी बेनिफिट्स थे वो वैसे के वैसे ही रहेगी, बस हम बढ़ाना क्या चाहते हैं, अपना कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, यानी कि हमारे पास सेविंग्स बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम बड़ी जनता को सर्व कर सकें। सो द लार्जेस्ट मर्जर अनाउंस्ड इज द PNB विद द ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड द यूनाइटेड बैंक। क्या हम इसकी पूरी टेबल कर चुके हैं? यस मैम। इसको छोड़ दूं यहाँ पे? यस मैम। यहाँ से पढ़ लोगे टेबल से, क्योंकि वहाँ पर तो विद रैंकिंग दिया हुआ है। ठीक है जी, चलो। प्राइवेट सेक्टर बैंक है हमारे पास, प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ है सब। अरविंद एक बार ये रूम की ओर चेक कर लेना, वैसे तो ऑफ ही थी। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर्स बैंक क्या है कि वो सारे बैंक है जिनका मोस्ट ऑफ द कैपिटल इज इन प्राइवेट हैंड्स, यानी कि सारे के सारे ओनर कौन है इसके? प्राइवेट लोग हैं। सो इन इंडिया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, ओल्ड प्राइवेट एंड न्यू प्राइवेट। ओल्ड प्राइवेट मतलब जो पुराने चलते आ रहे हैं, नेशनलाइज के टाइम से चलते आ रहे हैं, और न्यू प्राइवेट बैंक मतलब जो नए खुले हैं। So old private sector banks are those which existed in India at the time of nationalization of major banks but were not nationalized due to their small size or some other reason. लेकिन उस समय उन्हें नेशनलाइज नहीं किया गया क्योंकि या तो गवर्नमेंट को वो ल्यूक्रेटिव नहीं लगे या कोई अदर रीजन होगा। After the banking reforms, these banks got license to continue to exist in India along with new private banks and the government banks. फिर धीरे धीरे इन लोगों को क्या मिली? छूट मिली कि आप यहाँ पर रह सकते हो। कुछ 12 ओल्ड बैंक है जिसकी यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। कौन कौन से बैंक है यहाँ पे? कैथोलिक सीरियन बैंक, सिटी यूनियन, धनलक्ष्मी, फेडरल, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो इस तरह से टोटल ये 12 बैंक्स है जिनकी यहाँ पर लिस्ट दी हुई है।
So among the above, Nainital Bank is the subsidiary of the Bank of Baroda which has 98.5% stake in it. यानी कि जो नैनीताल बैंक है वो सब्सिडरी है. सब्सिडरी समझते हो, करवाया होगा तुम्हें कंपनी लॉ में. हाँ, 50% से ज़्यादा अगर कोई कंपनी किसी कंपनी में होल्ड कर लेती है तो यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने नैनीताल बैंक के कितने शेयर परचेज किए हुए हैं? 98.57%. इतना स्टेक होल्ड करने के बाद ये बन चुकी है इसकी होल्डिंग कंपनी. बैंक ऑफ बड़ौदा तो होल्डिंग है ना. सो एनी नैनीताल इज द सब्सिडियरी. एस फॉर सब्सिडियरी और बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर एच लिख लो. इट इज अ होल्डिंग कंपनी. ठीक है जी. अब नीचे लिस्ट दी हुई है कि वो तो हमने पुराने बैंक तो पढ़ लिए. अब कुछ लिस्ट है जो 1993 के बाद खुली थी, तो इनके नाम पढ़ लेते हैं. एक्सिस बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, HDFC बैंक, ICICI, इंडसइंड, कोटक महिंद्रा, यस, IDFC, बंधन बैंक ऑफ बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज. तो ये कुछ बैंक्स है जो कि 1993 के बाद खुले थे. सो क्या बोलते हैं कि ऑल द ओल्ड एंड न्यू बैंक लिस्टेड अबव आर द शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक. ये सारे के सारे हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं जिनका मेन मोटिव क्या है? इंटरेस्ट लेना, क्रेडिट देना और डेबिट डिपॉजिट लेना. ये इनका मेन बैंक है, उसी से तो इनको इंटरेस्ट इनकम जनरेट होती है. उसके बाद क्या बोलते हैं, कुछ छोटे बैंक्स भी हैं हमारे पास. छोटे बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं? रूरल एरियाज में खुलते हैं या फिर जो ऐसे एरियाज में खोले जाते हैं जहाँ पर कोई बैंकिंग सर्विसेज आपको नहीं दी जाती. सो स्मॉल प्राइवेट बैंक्स आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट हैव लाइसेंस to offer fundamental banking services by accepting deposit and the lending. तो ये कौन से बैंक है? ये ऐसे बैंक है जिनके पास नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज होती है, यानी कि जो डिपॉजिट और लैंडिंग वाली सर्विसेज हैं. द एम ऑफ दिस बैंक्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू दो सेक्शन विच इज नॉट सर्व्ड बाय द एनी अदर बैंक. ये इसकी मेन लाइन है. जो मेन एम है इन बैंक्स का वो क्या है? ऐसी सोसाइटी को सर्व करना, ऐसे एरिया को सर्व करना जिसे कोई और सर्व अभी नहीं कर पा रहा है. और किन किन को? स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर थे वो. सो द लिस्ट ऑफ द स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया आर एज फॉलोज. तो यहाँ पर कुछ लिस्ट दी हुई है हमारे पास, जैसे कि उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस, इक्विटास, AU स्मॉल फाइनेंस, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस. ये कुछ इस तरह के 10 बैंक दिए हुए हैं जो इनके पास मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक है हमारे पास. ठीक है जी. उसके बाद है यहाँ पर इसके अंदर एक शॉर्ट फॉर्म है आपके पास ESEF. ESEF का फुल फॉर्म है आपके पास इवेंजेलिकल सोशल एक्शन फोरम. इवांजेलिकल EVAN 7th नंबर पे जो है इसका फुल फॉर्म है इवान EVAN GEL ICAL सोशल एक्शन फोरम. AU इज रजिस्टर्ड एज AU. इन्होंने AU ही नाम लिया है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ यहाँ पर. इस ऐप का फुल फॉर्म था तो मैंने उसका लिखवा दिया आपको. ठीक है जी. आगे क्या बोलता है? ऑलमोस्ट एवरी रिफॉर्म इज बोर्न आउट ऑफ अ क्राइसिस. क्या बोलता है? जब भी कोई सॉल्यूशन हमें मिलता है ना, जब भी कोई रेमेडी मिलती है तो वो रेमेडी मिलने के लिए कुछ ना कुछ दुर्घटना होनी जरूरी है. वहाँ पर क्राइसिस होता है क्योंकि किसी ने भी है ना ऐसे कोई बेनिफिट्स नहीं बनाए, पहले किसी ने झेला है उसके बाद उसके रिफॉर्म्स बनाए हैं. सो इट इज़ द केस विद द इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. ऐसा ही कुछ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हुआ था. द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991 फोर्स द गवर्नमेंट टू बिगिन डिसमेंटलिंग द लाइसेंस परमिट राज as the Manmohan Singh began setting up framework for fiscal reforms under the Prime Minister Narasimha Rao direction. Rangarajan as governor began erecting new monetary structure. क्या बोलते हैं? 1991 में जो क्राइसिस थे, फाइनेंशियल क्राइसिस, उनको दूर करने के लिए ही रिफॉर्म्स उठाए गए थे जिसको हम फेमसली NEP के नाम से जानते हैं. तो वहाँ पर किन किन लोगों ने क्या क्या स्टेप लिए, जैसे कि मनमोहन सिंह जी ने लिया था और हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जो उस टाइम पे नरसिम्हा राव जी, उनके डायरेक्शन में काम किया था. रंगराजन उस टाइम हमारे गवर्नर थे. ये पूछा जा सकता है कि जब ये रिफॉर्म्स आए थे तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, गवर्नर कौन थे, और ये जो थे हमारे मनमोहन सिंह जी ये फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम के. ठीक है जी. उसके बाद क्या बोलता है? Although RBI had the mandate to issue new banking license, it didn't until 1994 when the dust over the financial crisis centered.
क्या बोलते हैं कि आरबीआई हैड मैंडेट कि उन्होंने नए बैंकिंग लाइसेंस दिए थे, इट डिडंट अंटिल 1994। 1994 तक इन्होंने कोई नहीं बांटे थे, लेकिन उसके बाद उन्हें बांटने पड़े थे ताकि जो फाइनेंशियल क्राइसिस पे मिट्टी लगी हुई है मतलब जो फाइनेंशियल क्राइसिस आपके पास आए हुए हैं वो सेटल हो जाए. So it was also the time when the market were rocked by the frauds in the non-banking finance company segment, with the CRB Financial being the prime example. So it was a providential escape from the RBI, which was about to give a banking license to the CRB as well. तो क्या बोलता है कि मार्केट के अंदर जो भी फ्रॉड्स थे नॉन बैंकिंग कंपनीज का, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए इन्होंने प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन बनाए कि भाई ठीक है यार खोल ही दो, ताकि कोई इसको अनरेगुलेटेड तरीके से ना करे. सारा का सारा काम कैसा हो जाएगा हमारा, रेगुलेटेड तरीके से होगा. So institutions such as IDBI, ICICI, HDFC and UTI were given license. तो ये कुछ कंपनीज है जिन्हें लाइसेंस दिया गया. Others who managed were Centurion Bank, Bank of Punjab, Times Bank, Global Trust Bank, Industrial Banks of Hindus, Baring Industries and all other are merged with another bank. तो क्या बोलते हैं इन सबको भी लाइसेंस मिला और कुछ बैंक जो हैं जो मर्जेस हो गए थे उन सबके पास ही हमारे पास बैंकिंग लाइसेंस. CRB क्या होता है? CRB एक बैंक का नाम है, कमर्शियल रूरल बैंक होगा या एनी अदर फुल फॉर्म होगा इसका. तो इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं. उसके बाद है आपके पास ग्लोबल ट्रस्ट बैंक वॉज द फर्स्ट वन टू बिलो अमंग द न्यू एज बैंक इन द मिड्स ऑफ द स्कैंडल. It raised question about RBI's judgment, but the central bank was quick enough to identify problems and merged it with the Oriental Bank of Commerce in 2004. तो इसने क्या बोला था कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक था हमारे पास. वो तो एक ऐसा एक लौता बैंक था जिसने ब्लॉक किया न्यू एज बैंक्स को, यानी कि जब ये घपले चल रहे थे हमारे पास लोन बंडअप होते जा रहे थे उस टाइम पर ग्लोबल ट्रस्ट बैंक वो पहला बैंक था जिसने इन सब स्कैंडल्स से ऊपर उठकर काम किया. सो दीज रेस्ड क्वेश्चन अबाउट RBI's judgment. Central Bank was quick enough to identify problem and merge it with the Oriental Bank of Commerce. तो इसने क्या किया कि सेंट्रल बैंक जो है वो बड़े क्विकली डिसीजन लेगा और उसको मर्ज कर देगा किसके साथ, कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का है. इन 2004 सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब एंड टाइम्स बैंक मर्ज विद HDFC बैंक. ये बोलता है सेंचुरियन बैंक जो पंजाब का था एंड टाइम्स बैंक वो मर्ज हो गए थे किससे, HDFC बैंक से. IDBI बैंक NSE 5.70 which merged with parent इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया. उसके बाद जो IDBI बैंक है वो अपने इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हो गया, जो कि इज इन सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ नॉट टू रन एज एन इंस्टीट्यूशन. और उसके बाद क्या हुआ था, ऐसा हुआ था एक्चुअली इन 1970 के अराउंड में इन्होंने कुछ ना अपने डेवलपमेंट बैंक्स खोले थे. इसमें पूरी हिस्ट्री नहीं लिखी हुई, थोड़ा सा बस ऐसे मर्जिंग वाला लिखा हुआ है. हुआ क्या था, इन्होंने कुछ अपने डेवलपमेंट बैंक्स खोले थे. डेवलपमेंट बैंक्स का मतलब होता है कि ऐसे बैंक्स जो सोसाइटी को डेवलप होने के लिए हेल्प करें. खोल तो लिए इन्होंने डेवलपमेंट बैंक्स, प्रॉफिट मोटिव था नहीं, सिर्फ सर्व करना मोटिव था. धीरे धीरे वो लॉस में आने लगे. जैसे ही नेशनलाइज करने का टाइम आया इन बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया कि भाई तुम प्राइवेट सेक्टर के साथ खोल लो. ये जो IDBI है जब बना था तो ये डेवलपमेंट बैंक था, लेकिन धीरे धीरे ये अपने नॉर्मल बैंक में आ गया. अभी एक शेड्यूल्ड बैंक की तरह काम करता है. तो इसने बोला था कि हमें इंस्टीट्यूशन की तरह रन नहीं करना चाहिए, हमें बैंक्स की तरह ही रन करना चाहिए अगर हम लोग इनकम कमाना चाहते हैं. तो इस तरह से कई सारे डेवलपमेंट बैंक को किया गया था कन्वर्ट. इसके अंदर आपके पास है आगे इसकी छोटी सी हिस्ट्री. ठीक है जी. इसके अंदर आपको जो ये लर्न करने हैं पॉइंट्स, इसके अंदर सारे बैंक्स आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट रीडिंग ले लेना 2-3 बार रीडिंग लोगे तो आपके माइंड में अपने आप आ जाएंगे कौन कौन से बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक थी. एक ये जो लाइन है स्पेसिफाइड दी हुई है नैनीताल बैंक वाली, इसे लर्न कर लेना. और इसके अंदर स्पेसिफाइड क्या मिला हुआ है आपको, ये मनमोहन सिंह जी वाला 1991 में जो क्राइसिस आए थे और रीज़न वाई बैंक्स वर नेशनलाइज्ड. ठीक है, इसको कर लेना. अब आपके नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया तो हम आगे का कंटिन्यू अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू.